हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा वैदिक काल का फर्स्ट पार्ट देखा, जिसमें हमने ये देखा कि वैदिक काल जो है इतिहास के अंतर्गत आने वाला सबसे पहला टॉपिक था। वैदिक काल यानी कि वैदिक काल में वेद लिखे गए थे। तो जिस काल की जानकारी हमें वेदों के माध्यम से प्राप्त होती है वो वैदिक काल कहलाता है, जिसके अंतर्गत हमने जो साहित्यिक स्रोत जो वेद थे, चारों वेद, हमने चारों वेदों को पढ़ा। अब इसके बाद में इन चारों वेदों के माध्यम से हमें इस काल के बारे में, इस समय के बारे में जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैदिक काल का हमारा सेकंड पार्ट है। आपको अगर आपने सेकंड पार्ट देखने से पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखिएगा और उसके बाद में सेकंड पार्ट को देखिए, तो आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं वैदिक काल का ये सेकंड पार्ट, इस वीडियो की ओर चलते हैं। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच का ये वैदिक काल का टाइम था। तो लगभग 900 साल का जो ये टाइम था, 900 साल का टाइम ये वैदिक काल के अंतर्गत आता है और ये टाइम जो है काफी बड़ा टाइम होता है। तो इस वजह से इसको आसानी से समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का समय था, यानी कि 500 वर्षों के बीच का समय हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत। और इसके बाद में जो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के जो 600 ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय रहेगा उसे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। तो आइए हम लोग चलते हैं ऋग वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल की ओर। तो ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का टाइम है। तो ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की बात करें, इस समय के जो लोग थे उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो जो लोग थे वे कबीलों में रहा करते थे। उनका जीवन जो था वो कबीलाई जीवन हुआ करता था और जो कबीले होते थे, कबीले के समूह को जन कहा जाता था। कबीले जो थे वो जन कहलाते थे। ठीक, और ये जो जन होते थे यानी ये जो समूह होता था कबीलों का, इनकी देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति चुना जाता था जिसे राजन कहा जाता था। राजन का तात्पर्य हम राजा से भी लगा सकते हैं। तो कबीलों की देखभाल करने वाले को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। लेकिन ये जो राजन जो है, ये राजा जो है नाम मात्र का राजा होता था। इसके पास बहुत ही सीमित अधिकार हुआ करते थे। इसके पास सेना नहीं हुआ करती थी, सेना का अभाव हुआ करता था और कर भी नहीं दिया जाता था, यानी कि स्वेच्छा से लोग कर दिया करते थे। और इस समय जो कर था उस कर को बलि बोला जाता। तो लोग स्वेच्छा से बलि दिया करते थे या फिर लोग स्वेच्छा से कर दिया करते थे। और जो राजन होता था, इस राजन की सहायता के लिए कुछ समितियां, कुछ समूह बनाए गए थे। तो इस राजन की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत तथा गढ़ हुआ करते थे। तो राजन की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत तथा गढ़ हुआ करते थे। सेना का अभाव हुआ करता था। जब भी कोई सेना संबंधी कोई कार्य होता था तो यही कबीले के जो लोग होते थे यही आते थे और यही सेना का कार्य करते थे। और जब कार्य खत्म हो जाता था, युद्ध वगैरह लड़ाई खत्म हो जाती थी, तो ये फिर से पुनः जाते थे और अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। और राजन की सहायता के लिए या फिर राजा की सहायता के लिए रत्निन हुआ करते थे। रत्निन यानी कि पुरोहित हुआ करते थे, जो धार्मिक सलाहकार होते थे, धर्म से संबंधित सलाह देते थे, रत्निन देते थे। और ये जो ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल में जो रत्निनों की संख्या थी, रत्निनों की संख्या 7 थी। ठीक, और यहाँ पे जो बलि थी, बलि यानी कि जो कर था वो स्वेच्छा से दिया जाता था। ठीक, तो ये था ऋग वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की बात थी थोड़ी सी, कि यहाँ पे लोग कबीले में रहा करते थे। कबीले का समूह जन कहलाता था, जन की देखभाल करने वाला राजन कहलाता था। लेकिन ये राजन नाम मात्र का होता था, इसके पास बहुत ही सीमित अधिकार हुआ करते थे। इसको ना तो स्वेच्छा यानी इसको ना तो नियमित कर मिलता था और ना ही इसके पास सेना हुआ करती थी। और इसकी सहायता के लिए कुछ समूह जरूर हुआ करते थे, जैसे समिति, सभा, विदत तथा गढ़ हुआ करते थे। और रत्निन हुआ करते थे। रत्निन यानी कि पुरोहित, जो धर्म से संबंधित सलाह देते थे। और इनकी संख्या 7 बताई गई है। और बलि यानी कि स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर जो होता था वो बलि कहलाता था। अब ऋग वैदिक काल के सामाजिक जीवन की बात करें तो जो समाज था, समाज समतावादी था, सभी यहाँ पे लगभग समान हुआ करते थे। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर थी वो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, ना कि जाति आधारित थी। तो जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था उसके आधार पर यहाँ पे वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है ऋग वैदिक काल में। दास प्रथा का प्रचलन था। तो ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। जो समाज था, समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज हुआ करता था। और पितृसत्तात्मक समाज होने के साथ साथ महिलाओं की जो स्थिति थी ऋग वैदिक काल में वो अच्छी हुआ करती थी। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी हुआ करती थी।
और यहाँ पे 16 संस्कार देखने को मिलते हैं। जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में 16 संस्कार होते थे। 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार होता था उपनयन संस्कार। ठीक, उपनयन संस्कार जिसमें वो शिक्षा ग्रहण करता था, बालक शिक्षा ग्रहण करता था। तो उपनयन संस्कार जो है सभी का होता था, मात्र शूद्रों को छोड़ करके। तो शूद्रों को छोड़ करके उपनयन संस्कार सभी का होता था, महिलाओं का भी होता था। और जो तीन अन्य वर्ण थे जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य, तो इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था। महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, लेकिन शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात जो बच्चे होते थे, बच्चे द्विज कहलाते थे, और उस द्विज का तात्पर्य होता था दोबारा जन्म लेना। ठीक, तो अब हम आते हैं ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन की ओर आते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे, इन लोगों का जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था अर्थव्यवस्था का, वो पशुपालन था। पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। और कृषि जो है, कृषि भी होती थी, लेकिन कृषि का अत्यधिक महत्व नहीं था। तो पशुपालन का ज्यादा महत्व था और कृषि का कम महत्व था। और यहाँ पे इनकी एक प्रिय पशु थी गाय। तो गाय जो थी ये मुख्य पशु थी, और इसे अघन्या कहा जाता था। अघन्या का तात्पर्य होता था न मारने योग्य। तो गाय इनकी मुख्य पशु हुआ करती थी और इसे अघन्या कहा जाता था। और यहाँ पे जो व्यापार होता था, व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता था। इस तरह से व्यापार किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। इसके पश्चात धार्मिक जीवन की बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, ये लोग जो थे ये प्रकृति देव पूजक थे। तो इनके जितने भी देव थे या देवता हुआ करते थे वो प्रकृति के आधार पे हुआ करते थे। ठीक, और इन प्रकृति देव पूजक में, प्रकृति के देवता में सबसे प्रमुख जो देवता थे वे इंद्र थे। ठीक, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का तात्पर्य होता है किला तोड़ने वाला। तो प्रमुख देवता इनके कौन थे? प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र ने एक दानव था, उस दानव का नाम था व्रत। तो इंद्र ने दानव व्रत की हत्या की थी, इसीलिए इंद्र को व्रत हंता भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। तो ये 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के पास की ये बात है। अब इसके बाद क्या होता है, 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास यहीं पे इसी क्षेत्र में लोहे की खोज हो जाती है। और लोहे की खोज के पश्चात क्या होता है, यहाँ पर क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं ऋग्वैदिक काल के बिल्कुल अंतिम दौर की ओर, 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे की खोज से कई परिवर्तन होते हैं। और यहीं से क्या होता है, यहीं से हम लोग दूसरा टाइम पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का टाइम जो है उत्तर वैदिक काल का टाइम माना जाता है। यानी कि 400 साल जो है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो लोहे की खोज हो जाती है, लोहे की खोज के कारण यहाँ पे ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। सबसे पहली बात है अधिशेष कृषि। तो देखो लोहे की खोज के कारण क्या होता है, यहाँ पे औजार बनाए जाते हैं। औजार बनाने के साथ साथ ही यहाँ पे अधिशेष कृषि का भी प्रारंभ होता है। और अधिशेष कृषि का तात्पर्य है कि ऐसी कृषि जिसमें जो अन्न है, अन्न को खाने के पश्चात और भी अनाज जो बच जाता है उसे अधिशेष कृषि कहा जाता है। तो अधिशेष कृषि स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था लोगों की अच्छी होने लगती है। राजनीतिक जीवन में परिवर्तन होते हैं, सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते हैं, धार्मिक जीवन में परिवर्तन होते हैं, व्यापार में परिवर्तन होते हैं। तो लोहे की खोज के कारण यहाँ पे ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो राजा था, राजा को अब यहाँ पे जो बलि या जो कर था, अब पहले लोग स्वेच्छा से दिया करते थे, अब यहाँ पे नियमित हो जाता था, फिक्स हो गया है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अर्थव्यवस्था सभी की अच्छी हो जाती, तो राजनीतिक जीवन भी प्रभावित हो जाता है। तो सारी चीजें जो है लोहे की खोज के कारण प्रभावित हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। और यहाँ पे जो समाज हुआ करता था, समाज जो है, समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार हुआ करती थी या कुल हुआ करती थी। और परिवारों के समूह को ग्राम कहा जाता था, और ग्राम के समूह को विष कहा जाता था, विष के समूह को जन कहा जाता था, और जन के समूह को जनपद। और यही जनपद जब बड़ा आकार ले लेता है, काफी बड़े आकार क्षेत्र में फैल जाता है, तो इसे महाजनपद कहा जाने लगता है। ठीक, तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, परिवार के समूह को ग्राम कहा गया, ग्राम के समूह को विष कहा गया, विष के समूह को जन कहा गया, जन के समूह को जनपद कहा गया। और यही जनपद उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर तक 600 ईस्वी पूर्व के आसपास में महाजनपद कहलाने लगता है। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के कारण जो है अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती है, और इससे राजा को कर वगैरह मिलने लगता है, फिक्स कर मिलने लगता है। तो जो राजा है, राजा की शक्ति में वृद्धि होने लगती है।
तो राजा की शक्ति जो है यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देती है, राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। और इसके पश्चात क्या होता है कि राजा का जो पद होता है वंशानुगत हो जाता है, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो उत्तर वैदिक काल से स्टार्टिंग हो जाती है कि राजा का जो पद होता है वो वंशानुगत हो जाता है। ठीक, इसके पश्चात राजा जो है अपने आप में इसका महत्व बढ़ने लगता है, इसकी शक्ति में जब वृद्धि होने लगती है तो जो समिति, विदत, गण ये सब होते थे, सभा होती थी, इनका महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इनका महत्व धीरे धीरे घटने लगता है। जो रत्नों की संख्या जो ऋग्वैदिक काल में 7 बताई गई थी, रत्नों की संख्या यहाँ पे बढ़ करके 7 से 17 हो जाती है। तो रत्नों की संख्या ऋग्वैदिक काल में 7 थी तथा उत्तर वैदिक काल में रत्नों की संख्या 17 कर दी जाती है। इससे पहले जो बलि देखने को मिलता है, बलि जो स्वेच्छा से दिया जाता था वो अस्थाई कर दिया जाता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो बलि है वो अस्थाई कर दिया जाता है और इस बलि का नया नाम क्या रखा जाता है, कर। तो इस तरह से यहाँ पे इसे कर बोला जाने लगता है। तो कर को अस्थाई कर दिया जाता है और इसका नया नाम, बलि का नया नाम कर रखा जाता है। सेना और न्याय की व्यवस्था अभी भी नहीं थी। तो सेना जो अस्थाई सेना अभी भी नहीं रहती है और न्याय की उचित व्यवस्था नहीं रहती है। जो परिवार था, परिवार पितृसत्तात्मक परिवार ही था। और जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में जन्म आधारित नहीं थी, वहां पे ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, वही वर्ण व्यवस्था यहाँ पे जन्म आधारित हो जाती है। कि अगर किसी व्यक्ति ने जिस शूद्र के यहाँ जन्म लिया तो शूद्र होगा, क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिया तो क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया तो वो ब्राह्मण वर्ग होगा। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो जाती है। और यहाँ पे 4 वर्ण देखने को मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पे एक वर्ड आता है गोत्र। तो गोत्र की उत्पत्ति जो है उत्तर वैदिक काल में ही होती है। गोत्र जो है बना हुआ है गोधन एकत्र से। तो गायों को इकट्ठा करने वाला जो समूह होता था वो एक गोत्र का कहलाता था। गायों को इकट्ठा करने वाला समूह एक गोत्र का कहलाता था और इसमें एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाता था। तो एक जब समान गोत्र में विवाह करने की प्रथा यहाँ पे नहीं थी। तो उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत जो है कब होती है, उत्तर वैदिक काल में होती है। जिसमें से एक सबसे पहला जो काल था ये तो उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है। 0 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन होता था। तो 0 से लेकर यानी 25 साल की आयु तक ब्रह्मचर्य जीवन जिया जाता था और उसके बाद में 25 से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु गृहस्थ जीवन जीते थे और 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ आश्रम होता था और 75 से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक सन्यासी जीवन जिया करते थे। अब इन चारों में से जो गृहस्थ जीवन था इसे श्रेष्ठ माना जाता था, गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ माना जाता था। ठीक, तो 0 से लेकर 25 तक की आयु तक जो जीवन जीते थे वो होता था ब्रह्मचर्य जीवन था और 25 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु जो होती थी, ये जो जीवन काल होता था ये होता था गृहस्थ आश्रम का। और 25 से 75 वर्ष तक की आयु का जो जीवन होता था ये वानप्रस्थ आश्रम होता था और 75 से 100 तक की आयु का जो जीवन होता था वो सन्यासी जीवन के रूप में ये जिया करते थे। इसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति होती है, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट होने लगती है। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में दहेज प्रथा स्टार्ट हो जाती है, पर्दा प्रथा की शुरुआत हो जाती है। तो स्त्रियों की जो स्थिति थी, स्त्रियों की स्थिति में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे 2 प्रकार के विवाह हमको देखने को मिलते हैं, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता था, अनुलोम विवाह के अंतर्गत जो पुरुष वर्ग होता था वो उच्च कुल का होता था, उच्च वर्ग का होता था और महिला जो है निम्न वर्ग की होती थी। जब उच्च कुल का या उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की महिला के साथ विवाह करता था तो उनकी जो संतानें होती थी वो उच्च कुल की संतानें होती थी, उच्च वर्ग की संतानें होती थी। यहीं पे अगर महिला जो है वो उच्च कुल की होती है और जो पुरुष है वो निम्न कुल का होता था तो इनकी जो संतानें होती थी वो निम्न वर्ग की संतानें होती थी। और ये आज भी देखने को मिलता है, जब किसी उच्च वर्ग की जो लड़की है, उच्च वर्ग की जो महिला है उसका विवाह अगर निम्न वर्ग में होता है तो उसकी जो संतानें होती हैं ज्यादातर वो निम्न वर्ग की ही रहती हैं, क्योंकि जो स्त्रियां रहती है उनको फिर घर से बेघर कर दिया जाता है, उनको बिल्कुल रिश्ता खत्म कर दिया जाता है। और वहीं पे अगर उच्च वर्ग का अगर पुरुष रहता है, उच्च वर्ग का पुरुष अगर निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो वो फिर उसकी संतान जो रहती है वो उच्च वर्ग की ही मानी जाती है। ये 2 विवाह हमको देखने को मिलते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। आर्थिक जीवन की बात करें हम उत्तर वैदिक काल की, तो आर्थिक जीवन में यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार हो जाता है उत्तर वैदिक काल में वो कृषि हो जाता है।
यहीं पे हमने देखा था कि जो हमारा ऋग वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो जाता है और दूसरे नंबर पे हो जाता है पशुपालन हो जाता है। यहाँ पे अधिशेष कृषि प्रारंभ होती है, अधिशेष कृषि स्टार्ट हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। और मुद्रा की खोज अभी तक नहीं हुई थी, तो मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, इस वजह से जो व्यापार था, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से हो रहा था। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की ओर। तो उत्तर वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ थे, यज्ञ के कर्मकांडों का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसमें जो मंत्रोच्चारण थे, मंत्रोच्चारण की शुद्धता पे इतना ज्यादा जोर दिया जाने लगा कि जिसका अगर मंत्रोच्चारण गलत होता है तो बताया जाता था कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, ऐसी बातें बताई जाती थी। और जो यज्ञ वगैरह हुआ करते थे, यज्ञों में क्या होता था कि पशुओं की बलि यानी कि दान काफी मात्रा में किया जाने लगा। तो पशुओं की बलि ली जाने लगी, यानी कि उनका दान लिया जाने लगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इससे जो यज्ञ वगैरह थे ये सामान्य व्यक्तियों की पहुंच से काफी बाहर हो गए। सामान्य व्यक्ति ये यज्ञ वगैरह करवा ही नहीं सकता था। और इसमें क्या था, उत्तर वैदिक काल में केवल जो ब्राह्मण वर्ण था, केवल ब्राह्मण वर्ण यहाँ पे संतुष्ट था, बाकी जो तीनों और वर्ण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और जो शूद्र थे, ये इनसे असंतुष्ट थे। और इनमें से शूद्र जो थे, शूद्रों पे काफी ज्यादा अपात्रताएं लाद दी गई थी, यानी कि वो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति उनकी हो गई थी। ठीक, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में ब्राह्मण और जो क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे वैश्य और जो शूद्र जो है अपने आप में वो पहले से ही काफी ज्यादा वो दबे हुए होते हैं, तो इस वजह से ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में यहाँ पे इन वर्णों में संघर्ष देखने को मिलता है। उपनिषदों की रचना जो है उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में जो है, उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में उपनिषदों की रचना होती है। और इन उपनिषदों में क्या होता है, ये जो कर्मकांड थे, यज्ञों के जो कर्मकांड थे, इनकी घोर आलोचना की गई। ठीक, काफी इनकी निंदा की गई, कड़ी आलोचना की गई कर्मकांडों की। तो धार्मिक दुर्व्यवस्था के कारण जो यहाँ पे कर्मकांडों की जो आलोचना हुई, तो जिससे समाज में क्या हुआ, समाज में दो प्रकार के व्यक्ति सामने आए। एक व्यक्ति ऐसे आए जो इन कर्मकांडों की काफी आलोचना कर रहे थे, और एक ये यानी कि ब्राह्मण वर्ग थे। तो जो व्यक्ति जो आलोचना कर रहे थे, उन्होंने फिर क्या किया, उनके लिए एक सामने एक नए धर्म की स्थापना की गई। तो धार्मिक दुर्व्यवस्था के कारण धार्मिक आंदोलन होते हैं। जो धर्म की अव्यवस्था थी, दुर्व्यवस्था थी, इसके कारण यहाँ पे नए धर्म स्थापित होते हैं, नए धर्म संप्रदाय आते हैं, तो धार्मिक आंदोलन हुआ ये। तो धार्मिक आंदोलन के फलस्वरूप यहाँ पे 62 नए धार्मिक संप्रदाय यहाँ पे उदय होता है, ये देखने को मिलते हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा जो प्रचलित धर्म होते हैं वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म होते हैं। तो लोग भारी संख्या में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा था वैदिक काल का, ये हमारा था टॉपिक था, जो कि ये समाप्त होता है। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का वर्चस्व काफी ज्यादा स्थापित हो गया था, और यहाँ पे जो काफी ज्यादा धार्मिक दुर्व्यवस्था हो गई थी। तो धार्मिक दुर्व्यवस्था के कारण यहाँ पे आंदोलन होता है, जिससे नए धर्मों का उदय होता है। और इसके पश्चात अब हम लोग देखेंगे कि धार्मिक व्यवस्था के कारण यहाँ पे जो नए धर्म आए हैं, जिनमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो मुख्य थे, जिसको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया था लोगों ने। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। दोस्तों मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।